वाइड ही थी मैं ना, उसके अलावा वाइड के अलावा कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं आता हूँ भाई ग्लोबल सीएसएस के अंदर। ग्लोबल सीएसएस के अंदर नीचे जो जितना भी कोड है मैं इसको कर देता हूँ, जितना भी कोड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो पेज डॉट टीएसएक्स भी खाली कर दी, ग्लोबल सीएसएस के। अच्छा, इन 3 लाइनों को भी रिमूव कर दूँ? नहीं, क्यों? सीएसएस ही खत्म हो जाएगी, टेलमेंट सीएसएस ही खत्म हो जाएगी, तो इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा। पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर हमारे पास काम हुआ हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बटन का, मैंने कहा बटन का कंपोनेंट बनाना है मुझे। जी आप, और इसको जो है यूज कर लूंगा मैं बटन की तरह। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस। बटन हो गया। तो यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं इसका एक कंपोनेंट बनाऊंगा। क्या रीजन है? कॉन्टैक्ट अस का बटन, मैंने कहा कंपोनेंट में, इन्होंने जवाब दिया भाई रीयूजेबल बनाने के लिए। रीयूजेबल से क्या मुराद है आप बताएंगे? आप रोज कलर का आपने स्कार्फ पहना हुआ हूँ, मैं एक वेबसाइट बोलता हूँ डिस्कॉर्ड के अंदर आपने देखा होगा discord.com। इस वाली वेबसाइट में आपने देखा होगा बटन ऊपर पे शो हो रहा है लॉगिन का। लॉगिन के बटन के साथ ही यहाँ अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो खराब हो गई, रिस्पॉन्सिव नहीं बनाई है ना, ये शायद मेरे पास खराब हो गई है, वैसे तो अभी तक तो सही है। तो खैर ये पता नहीं पीछे क्यों चला गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास बटन है जो कि बिल्कुल दिखने में किसकी तरह है, ऊपर वाले बटन की तरह, राउंड है, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड है। उसके अलावा एक और उसके जैसा बटन है, बट उसका वेरिएंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू। ये बटन्स पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहे, बट थोड़ा नीचे आता है और एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। ये रहा। अब ये वाला बटन भी डाउनलोड फॉर विंडोज, ये बटन भी बिल्कुल वैसा ही है, फुल राउंडेड है। दूसरी चीज इसमें जो है, बस एक चीज का डिफरेंस है, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, क्या हम बार बार डिफरेंट बटन बनाएंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, हम एक बटन बनाते हैं रीयूजेबल बटन, जिसकी फॉर एग्जांपल कल को डिस्कॉर्ड ने सोचा भाई ये राउंडेड अच्छा नहीं लग रहा है पूरी वेबसाइट पे, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, रेक्टेंगल कर देता हूँ। तो रेक्टेंगल करने के लिए इन्होंने ये राउंड हटाना पड़ेगा हर बटन में से, हर बटन में से ये हटेगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बटन की एक फाइल बनाते हैं, सारी बटन की स्टाइलिंग उस एक फाइल के अंदर रखेंगे और उस एक बटन को पूरी वेबसाइट पर यूज कर रहे हो, रीयूजेबल बटन बनाएंगे। तो इसके लिए रीयूजेबल बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ भाई यहाँ पे और SRC के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स। SRC के फोल्डर के अंदर एक मैंने फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स, ताकि मेरा काम क्लीन हो ना। और कंपोनेंट्स के अंदर मैं बनाता हूँ button.tsx, ये मैंने बटन की फाइल बनाई, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, button.tsx बनाई, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आगे मैं लिखूंगा बटन का कोड जी, कंपोनेंट बन गया है और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो है हमने कर दिया है सिंपल। अच्छा, इस बटन को मैंने यूज करना है, कैसे करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कहाँ से करूँगा, इंपोर्ट बटन फ्रॉम, क्या करूँ यहाँ पे, पाथ क्या डालूँ,
अभी मैं हूं पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर। पेज डॉट टीएसएक्स कहां पे रखा हुआ है? ऐप के फोल्डर के अंदर। यहां पे मैं आता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं पेज। हमारे पास है सबसे पहले, सबसे मेन फोल्डर है एसआरसी। एसआरसी के अंदर हमारे पास फोल्डर जो है वो कौन कौन से है? एक कंपोनेंट का, कंपोनेंट्स का, दूसरा ऐप का। अच्छा, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास क्या रखा हुआ है? कंपोनेंट के अंदर हमारे पास रखा हुआ है बटन डॉट टीएसएक्स। इसका नाम पेज डॉट टीएसएक्स नहीं लिख सकता नहीं, पेज डॉट टीएसएक्स यूज होता है पेजेस बनाने के लिए। यहाँ पे हम कंपोनेंट बना रहे हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर ऐप के अंदर क्या है? पेज डॉट टीएसएक्स ऐप के फोल्डर। यहाँ है हमारा पेज जहाँ पे हमने बटन यूज किया है। अच्छा, उसके अलावा क्या है ऐप के अंदर? लेआउट डॉट टीएसएक्स। बस यही फाइल है टीएसएक्स। अच्छा जी, गर्ल्स में से आसिया परवीन सरसी डॉट टीएसएक्स, लेआउट डॉट टीएसएक्स। उसके अलावा क्या है? ग्लोबल्स डॉट सीएसएस और भी फाइल है, बट हम जो है यहाँ पे बस इसको ऐसे लिख देते हैं। तो फिलहाल मैं पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर हूँ और मुझे इंपोर्ट करना है बटन डॉट टीएसएक्स को। ऐसे ही है। अब मुझे बताएं कैसे इंपोर्ट करूंगा, पाथ क्या होगा? अभी मैं हूं यहां पे, ठीक है। सबसे पहले मुझे डॉट डॉट स्लैश लगाना है। डॉट डॉट स्लैश जब मैं लगाऊंगा तो मैं कहां पर आ जाऊंगा? ऐप पर आ जाऊंगा। तो ऐप पर नहीं, ऐप से बाहर आ जाऊंगा। डॉट डॉट स्लैश मैंने लगाया तो अब मैं आ गया हूं ऐप से बाहर, मतलब एसआरसी के अंदर आ गया। पहले मैं ऐप में था, पेज डॉट टीएसएक्स ऐप में है ना, ऐप के फोल्डर में। पहले मैं यहाँ पे था। जब मैंने डॉट डॉट स्लैश लगाया तो एक फोल्डर बाहर आ गया, एसआरसी के फोल्डर में आ गया। अब एसआरसी के फोल्डर से कहाँ जाना है? कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, उसको बंद करता है, कंपोनेंट्स। ठीक है। कंपोनेंट्स में कौन सी फाइल मुझे इंपोर्ट करनी है? बटन डॉट टीएसएक्स। तो कंपोनेंट्स के साथ ही मैं लगाऊंगा स्लैश बटन, बस बटन। वो टीएसएक्स की फाइल को इंपोर्ट कर लेगा। ये इमेज हटा दूं? इमेज हटा देते हैं, इमेज तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। क्या बोला? ठीक है, लेकिन स्मॉल में लिखो। ये मैं वो प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डेवलपर्स यूज कर रहे हैं। तो मैंने वहीं से ये प्रैक्टिस सीखी है। अच्छा, तो बटन की हमारे पास, बटन का हमारे पास कंपोनेंट है जिसको मैंने इंपोर्ट कराना है पेज डॉट टीएसएक्स में। पाथ हमारे पास सही आ गया है, कंपोनेंट स्लैश बटन। अब मैं क्या करूँगा? सिंपल यहाँ पे बटन को इंपोर्ट कर दूंगा ऐसे। आगे पर यूज कर दूंगा बटन को। तो यूज हमने जैसे ही करा तो हमारे पास सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 तो कभी चला ही नहीं है। npm run dev मैं चलाऊंगा तो मेरे पास लोकल होस्ट पे चल जाएगा। ये लोकल होस्ट 3000 में चल गया है। तो 3000 लिखता हूँ और देखते हैं भाई क्या आया। क्या आएगा? बटन आ जाएगा, आ जाएगा। गर्ल में से कमल कंपोनेंट बटन में ये कंपोनेंट आ गया। थोड़ा नाराज है मैं, ये रहा। तो इसकी स्टाइलिंग ऐसी क्यों है भाई? बटन के कंपोनेंट की, बटन की टेल एंड की वजह से सारी स्टाइलिंग हटा दी। तो ये चीजें हमें पता है, लेकिन है ये बटन।
तो क्या किया, button.tsx की एक फाइल बनाई, उसको मैंने page.tsx में इंपोर्ट किया और यूज किया, बस। अब मसला क्या है, इस बटन में मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, ये बटन मैंने अभी किया नहीं है, इसको बटन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बटन हो गया, इसको मैं यूज किया तो ये बटन आ गया कॉन्टैक्ट अस। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, नीला पीला कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैं डालता हूँ टेक्स्ट, वाइट कर देते हैं, मतलब जो उसका टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ बीजी ब्लू। 500 पैडिंग दे देते हैं px4। तो ये हमने स्टाइलिंग दे दी है, कलर हमने वाइट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया है, पैडिंग x एक्सिस पे 4 कर दिया, y एक्सिस पे 2 कर दिया। तो बस इसकी स्टाइलिंग काफी है। देखते हैं हमारा बटन, ये हमारा बटन आ गया। अच्छा, अब इस बटन का क्या करना है हमने, इस बटन का फायदा क्या हुआ, इस बटन को अब मैं जितनी दफा यूज करना चाहूँ मुझे क्या करना होगा, सिंपल इस वाले कंपोनेंट को लिखना होगा। तो अगर मैं ये बटन होम पेज के अंदर 3 दफा यूज करना चाह रहा हूँ तो 3 दफा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो बार बार मुझे बटन और उसकी स्टाइलिंग करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि एक मैंने बटन बना दिया है, उस बटन को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ हर जगह। तो ये कंपोनेंट का फायदा हो गया। सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 बटन हो गए, 3 हमारे पास बटन हो गए क्योंकि 3 दफा मैंने इसको यूज किया। वापस आता हूँ button.tsx वाली फाइल के अंदर। ये हमारा button.tsx का कोड है, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ अभी तक क्या गड़बड़ है, क्या क्या मसला है, डायनेमिक नहीं है, मतलब हर बटन पे कॉन्टेक्ट अस शो होगा। क्या पास कर दूं, क्रॉस पास कर दूं, अभी कर दिया, पहले बता दूं, बता दें चले। तो कॉन्टेक्ट अस का हमारे पास बटन है। इसमें मसला ये है कि भाई तीनों बटन मुझे कॉन्टेक्ट अस वाले होनी चाहिए। मुझे चाहिए एक कॉन्टेक्ट अस का बटन, एक अस कॉन्टेक्ट का बटन नहीं, एक हम कर देते हैं अबाउट अस का बटन कर देते हैं, तीसरा हम कर देते हैं, तीसरा हटा देते हैं, तीसरा किसी काम का नहीं, 3 के बड़ा काम बिगड़ा। तो 2 बटन कर देते हैं, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस, 2 बटन चाहिए बस। अच्छा, 2 बटन मैंने बना दिया यहाँ पे। अब लेकिन मसला ये है कि दोनों बटन का, एक का कॉन्टेक्ट अस शो हो रहा है, दूसरे का भी कॉन्टेक्ट अस शो हो रहा है। तो जितनी दफा मैं इस बटन को यूज करूंगा हर दफा कॉन्टेक्ट अस शो होगा। तो बटन को डायनेमिक बनाने के लिए क्या करूंगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है प्रॉप्स। तो हम यहाँ पर समझते हैं इसे ऐसे कि ये मैंने अच्छा सा बटन बनाया, ये मेरा बटन है, बटन ये मेरा बटन है। अच्छा, ये जो बटन है मेरा, ये मुझे मेरे होम पेज के अंदर, ये पेज है मेरा, इसका नाम रख देता हूँ page.tsx। page.tsx के अंदर मुझे यूज करना है 2 दफा, एक मुझे यहाँ पे यूज करना है होम पेज के, एक मुझे होम पेज के नीचे यूज करना है, 2 जगह यूज करना है। बट दोनों दफा, अच्छा मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो बटन शो ना उसकी स्टाइलिंग ऐसी ही हो, लेकिन इसके अंदर जो इमोजी है वो चेंज हो। तो इमोजी मैं चेंज कर देता हूँ, इमोजी ये वाला हो, और नीचे वाला जो बटन है उसके लिए इमोजी ये वाला। तो दोनों बटन हमारे पास आ जाए, लेकिन जो है दोनों का कंटेंट डिफरेंट हो। तो उसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों ने बताया मुझे, प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब ये है कि ये जो इमोजी वाला पार्ट है, इसकी जगह पे मैं एक
प्लेस होल्डर रख दूंगा, मतलब यहाँ पे जो है ना अभी ये जगह फिल नहीं है। तो ये जो मेरे पास बटन डॉट TSX की फाइल है ना, बटन डॉट TSX, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये जो हमारे पास इसके अंदर जो कंटेंट होगा, इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो डायनेमिक होगा। तो टेक्स्ट हमने लिखा नहीं, हमने कहा टेक्स्ट डायनेमिक होगा। जहां पर भी हम इस बटन को यूज कर रहे होंगे वहां से मैं बताऊंगा कि भाई इस बटन के अंदर क्या टेक्स्ट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं बटन को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस तरह से, छोटा कर देते हैं, बटन को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, बटन के साथ मुझे क्या भेजना पड़ेगा? प्रॉप भेजना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि बटन के साथ मुझे इमोजी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे भी भेज सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना इमोजी भेज देता हूँ ये। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरो को ऐसे कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बटन जब मैं इंपोर्ट करा के यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो भी चीज होगी वो मैं साथ में बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर क्या चीज होगी, जो भी चीज होगी साथ में मैं बताऊंगा। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाले बटन की बात करूँ तो नीचे वाले बटन में दूसरा इमोजी है, तो उसको मैं इमोजी को चेंज कर देता हूँ, इमोजी को मैं कर देता हूँ भाई ये बात। तो जब मैं बटन को कॉल करूंगा, बटन को इंपोर्ट करा के यूज करूंगा, तो साथ में मैं प्रोवाइड करूंगा एक अलग टेक्स्ट। फिलहाल मैं टेक्स्ट की जगह पे इमोजी यूज कर रहा हूँ, हम वैसे भी टेक्स्ट करेंगे। अच्छा, तो क्या होगा जब ये बटन कॉल होगा तो ये जो इमोजी है ये कहां पर आ जाएगा? बटन के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट वाली जगह है इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा खुद ही। तो हमने थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। तो एक तरह से ये समझे, बटन डॉट TSX के अंदर टेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो डायनेमिक मैंने रखा है। जब भी मैं बटन को यूज करूंगा तब मैं ये टेक्स्ट डिफाइन करूंगा यहाँ से। तो जो भी टेक्स्ट मैं डिफाइन करूंगा वो बटन के अंदर सेट हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम मैंने टेक्स्ट ही क्यों रखा है? इसका नाम ABC नहीं रख सकता था, क्योंकि ऊपर वाले बटन में ये जो हमारा बटन है यहाँ पे मैंने इस प्लेस होल्डर का क्या नाम रखा है? टेक्स्ट। तो नीचे भी मुझे जो पास करना होगा वो टेक्स्ट नाम से ही करना होगा। तो ये टेक्स्ट, इसको मैं प्लेस होल्डर कह रहा हूं, लेकिन इसका असल नाम क्या है? प्रॉप्स। प्रॉप्स, ये एक प्रॉप है, तो मल्टीपल प्रॉप्स को प्रॉप्स कहते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो एक प्रॉप है, जिसको मैं एक तरह से प्लेस होल्डर समझाने के लिए बताया। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होगा। डायग्राम से समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है? इंप्लीमेंट हम करेंगे। सवाल लगी हुई होगी कि रेड कलर हो तो रेड कर दो, ब्लू कलर हो तो ब्लू कलर कर दो। अच्छा, तो इस कलर को फिलहाल या चले रहने दें जी। गर्ल्स में से बिल्किस चाहे एक प्रॉप पास करो, क्लास नेम का, क्लास नेम यही से स्टाइलिंग करो। एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग रखो कि भाई पैडिंग और मार्जिन तो हर बटन की एक जैसी रहेगी ना, तो वो डिफॉल्ट रख दी। बाकी कलर वाली स्टाइलिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास डिफॉल्ट कलर ब्लू है। अगर हम दूसरा कलर रखना है तो यहाँ से कलर भी पास करेंगे, कलर रेड। ठीक है, तो ये वाली चीज अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ जी। वो आप यहाँ से चेंज कर रहे हैं ना, जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ से दे रहे हैं। अगर मैं टेक्स्ट नहीं देता ना तो मेरा बटन एरर दे देगा, मेरा बटन बोलेगा भाई टेक्स्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर इसकी जगह पे, टेक्स्ट की जगह पे शो करा रहे हैं। तो टेक्स्ट जो चीज है वो तो हम यहाँ से दे ही गए। ये फिलहाल हमारे पास
यहाँ पे ये इमोजी है, हम अभी कॉन्टेक्ट अस वाली एग्जांपल देखेंगे जी। एक्सपीरियंस हो पहले से स्किल क्या है, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, उससे भी आगे के लोगों के एक्सपीरियंस हो सकता है हमेशा याद। बट अगर आपने यहाँ पे रिकॉग्नाइज होना है तो उसका यही क्राइटेरिया है कि असाइनमेंट से ही हो सकता है जी। आइकन ही है, इमोजी जो है ये आइकन ही समझ सकता है। तो प्रॉप के थ्रू यहाँ से मैं इमोजी पास कर रहा हूँ, वो इमोजी यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ कोडिंग जी। ना भी लिखूँ ना तो वो खुद ही समझ जाएगा कि ये रिएक्ट का कंपोनेंट नेक्स्ट ईयर खुद ही समझ जाएगा, तो वो पीछे खुद ही रिपोर्ट करा देता है, वो अब हमें कराने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं शॉर्टकट से लिखता था तो रिपोर्ट आ गया था, बट सही है, ठीक है। अरीशा कायनात सर रसीद के पास आ जाए। ओके, तो अब आते हैं प्रॉप्स के अंदर। प्रॉप्स हमारे पास रिसीव कहाँ पे होते हैं, यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स आ रहे हैं। जो भी चीज हम यहां से पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं पास करता हूं टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट अस, ये चीज मैंने पास करी यहां से। रिसीव कहां पे होगी, रिसीव इस प्रॉप्स के अंदर होगी, इसका नाम प्रॉप्स ही होगा, प्रॉप्स के अंदर ही होगी। अच्छा, इसकी डेटा टाइप क्या रखूं, एनी रख दूं, स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉप्स को मैं कंसोल कराता हूं, देखते हैं प्रॉप्स के अंदर आ जा रहा है, प्रॉप्स के अंदर आ गया है। तो सेव करते हैं, देखते हैं एरर आता है या जो है ले आता है ये कंसोल। ओके, टाइप स्क्रिप्ट का एरर तो आया, लेकिन प्रॉप्स को जब मैंने कंसोल कराया तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये स्ट्रिंग आ रहा है, नहीं ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो बेसिकली प्रॉप्स के अंदर आपके पास टेक्स्ट आ रहा होता है, प्रॉप्स के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसकी डेटा टाइप जो है हम स्ट्रिंग तो नहीं रख सकते प्रॉप्स की डेटा टाइप, क्योंकि प्रॉप्स जो है स्ट्रिंग नहीं, प्रॉप्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट है और टेक्स्ट स्ट्रिंग है, तो क्या डेटा टाइप होगा जी, हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरी ऊपर डेटा टाइप बना लेते हैं इस प्रॉप्स के लिए। यहां मैं लिखता हूं इंटरफेस आई प्रॉप्स, नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं बस ये प्रैक्टिस होती है, प्रॉप्स की डेटा टाइप मैं इस नाम से रखता हूं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है, टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप बन गई। तो हमारे पास ये टाइप आ रही थी ना, ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट और टेक्स्ट स्ट्रिंग का, तो ये मैंने एक अलग से डेटा टाइप बना दी है इंटरफेस से। अब मैं प्रॉप्स को कौन सी टाइप असाइन कर दूंगा, आई प्रॉप्स। सेव करते हैं, ठीक हो। तो प्रॉप्स को मैंने कंसोल भी करा के देगा, प्रॉप्स के अंदर कंसोल कराने की सूरत में हमारे पास यही आ रहा है। तो टाइप भी हमने यही रखी है, एक टेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट है और टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब जब भी हम बटन को यूज करेंगे, अब मैं page.tss में आ गया हूं, मैं बटन को यूज करना चाह रहा हूं, तो एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, इस पे ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये कह रहा है भाई आप बटन को यूज करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बटन को यूज करते हुए कौन सा प्रॉप पास करना है, टेक्स्ट, टेक्स्ट लास्ट भी पास करना है। टेक्स्ट भी पास करोगे एरर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट हमें रिसीव हो रहा होगा लाजमी, अगर नहीं होगा इसलिए डेटा टाइप बनाएंगे। अगर कोई और बंदा आके आपका बटन यूज करे तो उसे भी पता चल जाएगा कि टेक्स्ट लाजमी पास करना। तो यहाँ पे मैं
टेक्स्ट पास करूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस। क्या जावास्क्रिप्ट में भी टाइप स्क्रिप्ट नाम है, टाइप स्क्रिप्ट में भी आता है जब आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर देते हो और फंक्शन कॉल करते हो उसकी वैल्यू नहीं पास करते तो वो एरर करेगा। कर सकते हैं। ऑप्शनल करने के लिए क्या होता था, क्वेश्चन मार्क कहां पे लगेगा, बटन डॉट टीएसएक्स के अंदर टेक्स्ट पे यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर आपने ऑप्शनल करना। बट हम ऑप्शनल नहीं कर रहे, हमें तो टेक्स्ट चाहिए चाहिए ना, बटन वरना खाली हो जाएगा। अच्छा, तो वापस आते हैं पेज डॉट टीएसएक्स में। इस तरह से हमने एक बटन को इंपोर्ट कराया और टेक्स्ट यहाँ पे पास किया। ये जो टेक्स्ट है ये बटन डॉट टीएसएक्स के अंदर प्रॉप्स के अंदर रिसीव होगा और हमने उसे अगर एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट तो टेक्स्ट एक्सेस हो जाएगा। सेम वही डायग्राम की तरह जैसे यहाँ पे हमने बनाई है। तो बटन के साथ इमोजी टेक्स्ट में पास किया तो हमारे बटन में इमोजी शो हो रहा है, यहाँ पे ये वाला इमोजी शो हो रहा है। तो बटन के अंदर देखें कॉन्टेक्ट अस आ गया। अब दूसरा बटन बनाना है, दूसरा बटन बनाना। तो ये हमारे पास एक बटन हो गया, इसी के नीचे मुझे अबाउट अस का बटन बनाना है। तो यहाँ पे मैं बटन पास करूंगा, टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा अबाउट अस, सेव करेंगे तो चल जाएगा। पक्की बात है जी, आप क्या कह रहे हैं, चश्मा ले लो सामने चल जाएगा। तो एक बटन बन गया कॉन्टेक्ट अस का। स्टाइलिंग सबकी सेम है, अरे कर लेना ना, सब मैं कर दूं क्या, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं हिंट दे दी ना, यहाँ पे जो है सिंपल कंडीशन लगा, टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़े थे तो बस टर्नरी ऑपरेटर, अरे टाइप स्क्रिप्ट में पढ़े थे ना, काम इसने नहीं बोला। सैयद अलीशा एंड तहरीम अख्तर जी, यहाँ पे मैं कर नहीं रहा क्योंकि ना फिर वो जिनको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको बड़ी मुश्किल होती है। आसान, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी रिसर्च करें हो जाएगा। लॉजिक बता दिए कि कंडीशन लगेगी। अभी शेड शेयर के अंदर ये वाला काम हुआ है तो आप क्लास में पास करेंगे और वो जो है स्टाइलिंग हो जाएगी आपकी बटन के हिसाब से। तो खैर इंटरफेस फिर अगर नहीं हुआ तो अगली क्लास में पूछ लें, वैसे है आसान, हो जाएगा। कंडीशनल स्टाइलिंग भी आप कर सकते हो। तो भाई हमारे पास ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूं जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो, एक अलर्ट मैसेज आए। ऊपर होता है ना अलर्ट, आपने देखा होगा अलर्ट इस तरह से होता है। अगर मैं यहाँ ब्राउज़र में लिखूँ, इंस्पेक्ट पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको क्लियर करो, यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट और इसको अलर्ट इसको कॉल किया तो सही है नहीं, हाँ सही अलर्ट। तो इसको मैंने एंटर किया तो ये पॉपअप खुल जाता है ब्राउज़र में। तो अलर्ट का एक फंक्शन HTML में आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, आप अपने जब HTML CSS कर रहे होंगे वैसे सिंपल सा फंक्शन है। ये ब्राउज़र का एक फंक्शन है, अलर्ट को कॉल करो ये पॉपअप खुल जाता है बस, और कुछ इसमें फंक्शनैलिटी नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूँ तो एक अलर्ट खुले, अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो फिर भी अलर्ट खुले, क्लिक करने पे खुले, क्लिक करने पे। इवेंट क्या होता है, क्लिक करने पे इवेंट होता है और ऑन क्लिक भी इवेंट है। इवेंट क्लिक करने पे होता है और ऑन क्लिक इवेंट है।
ब्राउजर का फीचर है, ब्राउजर के अंदर ही होता है। अच्छा, इसी तरह से मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये भी एक इवेंट है, एक एक्शन का इवेंट है। इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये भी एक इवेंट है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये भी एक इवेंट है। तो जो भी चीज़ मैं, जो भी एक्शन मैं ब्राउजर पे कर रहा हूँ वो इवेंट है, इवेंट्स है। तो इसमें से अगर मुझे सिर्फ क्लिक वाला इवेंट यूज करना है तो उसके लिए कौन सा इवेंट है हमारे पास? ऑन क्लिक। तो बटन के अंदर हमारे पास सिंपल हम लिखेंगे ऑन क्लिक। ऐसे ऑन क्लिक नाम से पता चलता है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब ये चलेगा। अच्छा, ये चलने की सूरत में मुझे अपना क्या काम करवाना है वो इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूं। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले अलग से फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट ऑन हैंडल क्लिक। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर बटन क्लिक। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने, अच्छा ये फंक्शन अभी यूज नहीं किया है, सिंपल फंक्शन है, इसको कंपोनेंट्स के साथ मैच नहीं करना, सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, अलर्ट एक ब्राउजर का एक बनाया फंक्शन है जो कि क्या करता है, ब्राउजर में पॉपअप खोल देता है और उस पॉपअप के अंदर जो चीज़ आपने शो करानी है वो उसके अंदर लिख देता है। ठीक हो गया। तो ये अभी फिलहाल मैंने फंक्शन बनाया। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा बटन पे क्लिक करे तो ये फंक्शन कॉल हो, क्लिक करने पे कॉल हो। तो कैसे करूँगा, ये बटन ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन हैंडल क्लिक कॉल करूँगा, ऐसा ही है, नहीं कॉल ही करूँगा। अगर मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया तो फौरन चल जाएगा, कॉल नहीं करूँगा मैं हैंडल क्लिक का फंक्शन बस यहाँ पे से दूंगा। तो इसको इस तरह से समझे कि अगर मैंने इसको कॉल कर लिया ना तो ये चल ही जाएगा, फौरन चल जाएगा, बगैर क्लिक के चल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बताना है सिर्फ कि ऑन क्लिक में कौन सा फंक्शन चलाना है आपको, ये बस मुझे से बताना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉल नहीं करता, कॉल कर दिया तो फिर तो मसला हो जाएगा, फिर तो खुद ही चल जाएगा और वो एरर भी दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने उसको बता दिया, कॉल नहीं किया भी, मैं सिर्फ बता दिया क्लिक करने में ये फंक्शन चलाना। तो जब भी कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे पास हैंडल क्लिक का फंक्शन चलेगा, ठीक है। हमारे पास ऑन क्लिक होता है, नहीं होता। ऑन क्लिक आपके पास ब्राउजर पे होता है, लेकिन हमारा जो कोड है वो तो सर्वर पर चल रहा है। तो वो जब सर्वर पर चला रहा है वो कह रही है ऑन क्लिक क्या चीज डाली है आपने, तो सर्वर पर ही एरर आ गया, इसलिए एरर गया। हमने इसको किसी तरह से बताना होगा, ये जो बटन है सिर्फ बटन को आप ब्राउजर पर चलाना, बाकी जो हिस्सा उसको बेशक सर्वर पे चलाना, बटन को ब्राउजर पर चलाना। क्यों? क्योंकि बटन पे लगा हुआ है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक जो इवेंट्स हैं आपके पास सिर्फ ब्राउजर पर अवेलेबल है, सर्वर पर नहीं है और हो भी नहीं सकते, क्योंकि यूजर जो है ना वो ब्राउजर यूज कर रहा है। मैं अगर कोई वेबसाइट देख रहा हूँ ना, मैं ब्राउजर यूज करूँगा, मैं सर्वर का तो मुझे पता नहीं क्यों होगा। तो इसलिए इस कंपोनेंट को मुझे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होगा। तो क्या है इसमें करने में, यूज क्लाइंट, सही है, यूज स्पेस क्लाइंट, सही है बस। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, सारी मुश्किलें समझने वाली चीज़ है, क्यों। अब देखो ये जो मैंने इतनी गलती करी, एक लाइन लिखी वो हो गया, एरर सॉल्व हो जाएगा इससे, लेकिन समझने वाली चीज़ है। यूज क्लाइंट का मतलब होता है कि अब ये जो कंपोनेंट है button.tsx, यह आपके ब्राउजर पर रेंडर होगा, ब्राउजर पर ये वाली फाइल चलेगी, ठीक है।
तो इसलिए जब ब्राउजर पर चलेगी तो वो कंप्लेन भी नहीं करेगा कि ऑन क्लिक क्या चीज़ है भाई, उस फंक्शन को कॉल करें। जी पूरिया मोहम्मद। तो भाई हमारे पास आ गया बटन क्लिक। ओके करते हैं इसे। अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो बटन क्लिक, ये छोटा सा लिखा है, जूम भी नहीं होगा, बट यहाँ लिखा है बटन क्लिक। जो भी हमने अलर्ट से पास किया था ना, ये अलर्ट वाला फंक्शन है। तो जो भी जब भी मैं बटन पे कॉल कर रहा हूँ, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये फंक्शन चल रहा है और इस फंक्शन के अंदर अलर्ट का हमने फंक्शन कॉल किया है जो कि पॉपअप खोल देगा। तो इस तरह से आप क्लिक का इवेंट, ऑन चेंज का इवेंट होता है, ऑन मूव का इवेंट होता है, ऑन की प्रेस मतलब आप जो कीबोर्ड में टाइप करते हो उसके भी इवेंट्स होते हैं। आपने कुछ टाइप किया, एक्स टाइप किया, उसका भी इवेंट होगा। तो जो भी चीज़ आप ब्राउजर में कर रहे हो तो वो इवेंट्स है। उसमें से हमने एक इवेंट को डिस्कस किया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हम कौन सा फंक्शन कॉल करा रहे हैं, हैंडल क्लिक और ये। तो सारा काम हमने प्रॉप से रिलेटेड कर लिया। अब क्लिक करने पे डिफरेंट फंक्शन चले तो क्या करोगे, फंक्शन को प्रॉप्स के थ्रू पास करोगे बस। अब वो मैं नहीं कर रहा, वो कर लिया। क्या है शेड सीएन लाइब्रेरी? एक शेड सीएन लाइब्रेरी है, किसी ने बोला। और टेलमेंट सीएसएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या लगता है आपको? सारे तो सारी स्टाइलिंग खुद ही करनी पड़ती है। ये बड़ा मुश्किल है इसके अंदर टेलमेंट सीएसएस। बाकी सब आसान है, कस्टमाइजेशन वगैरह सारी अच्छी है। शेड सीएन यूआई क्या है? इसकी वेबसाइट अगर मैं खोलूं, शेड सीएन यूआई, कंपोनेंट्स। अच्छा, मैंने सर्च किया शेड सीएन यूआई गूगल पे, ये इसकी वेबसाइट है शेड सीएन यूआई। अच्छा, क्या लग रहा है देख के, क्या है ये? इसमें आपके पास बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं और वो बने बनाए कंपोनेंट्स टेलमेंट सीएसएस से कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई हमारे पास बूटस्ट्रैप भी तो था, बूटस्ट्रैप से क्या दुश्मनी है जब ये भी कोई काम कर रहा है? तो हमारे पास डिफरेंट तरह के वो हैं लाइब्रेरीज हैं स्टाइलिंग को आसान करने के लिए। तो एक लाइब्रेरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करता है? बने बनाए कंपोनेंट आपको दे देगा। इसी लाइब्रेरीज है जो बने बनाए कंपोनेंट्स आपको देती है। ठीक हो गया। इन लाइब्रेरीज के अंदर क्या अच्छी बात है कि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। बुरी बात क्या है? कस्टमाइजेशन बड़ी मुश्किल है, ये बुरी बात। दूसरी बुरी बात यह है कि पूरी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। आप इस लाइब्रेरी का एक कंपोनेंट जो यूज करना चाह रहे हो तो पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, तो ये बुरी बात है। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास शेड सीएन नहीं है, शेड सीएन थोड़ा डिफरेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आई, ये दूसरी कैटेगरी है ना, तो यहाँ लिख देते हैं प्लेन। एक तो आपके पास सीएसएस है, आप प्लेन सीएसएस लिख लो या आप टेलमेंट सीएसएस लिख लो। अब इसकी खास बात ये है, इसकी अच्छी बात ये है कि आपके पास स्टाइलिंग तो हो जाती है, कस्टमाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन कंपोनेंट्स बनाने में टाइम लगता है क्योंकि सब चीज़ें स्क्रैच से बनानी पड़ती है, कुछ भी बना बनाया नहीं होगा।
तो एक कैटेगरी आपके पास ये आ गई स्टाइलिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है, जो बहुत कम लोगों को पता होगा, वो है रेडिक्स यूआई। रेडिक्स यूआई भी एक स्टाइलिंग के लिए लाइब्रेरी है, लेकिन जहां पे बूटस्ट्रैप और चाकरा यूआई का मेन पर्पस ये है कि बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनका मेन फोकस होता है स्टाइलिंग पे। स्टाइलिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी कंपोनेंट हो स्टाइलिंग होनी चाहिए। लेकिन सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सबके आपके पास प्रोज और कॉन्स हैं। इसका हमने देखा कि भाई इसके अंदर क्या मसला है, कस्टमाइजेशन मुश्किल से होती है। इसके अंदर हमने देखा, इस वाली कैटेगरी में हमने देखा कि भाई बनी बनाई चीजें नहीं होती, आपको स्क्रैच से सब बनाना होता है। इस वाली कैटेगरी में हमने देखा कि स्टाइलिंग नहीं होती लेकिन फंक्शनैलिटी होती है। स्टाइलिंग कम होती है इसमें। तो कुछ ऐसी लाइब्रेरी आपके पास हो जो इन सारे ड्रॉबैक्स को खत्म कर दे और इन सारी फंक्शनैलिटी को सपोर्ट कर दे, जो यहाँ पर आ रही है। उस लाइब्रेरी का नाम है क्या? शेयर्ड CN UI। ये ऐसी लाइब्रेरी है जो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। आप इसके कंपोनेंट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो, आपके पास बने बनाए कंपोनेंट्स भी हैं, आप उन कंपोनेंट्स में फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज, शेयर्ड CN UI आप इंस्टॉल नहीं करते। इनका ये कॉन्सेप्ट है कि भाई बटन का कंपोनेंट यूज करना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है। इनके कुछ आपके पास कंपोनेंट्स में मैं जाता हूँ, यहाँ देखो ऊपर आ रहा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर आ रहा है भाई क्या, ये देखिए कितना अच्छा कंपोनेंट है। तो ये इम्प्लीमेंट करने जाओ तो बड़ा टाइम लगेगा। अकॉर्डियन वाला जो आपके पास कंपोनेंट है, इम्प्लीमेंट करने जाओ बड़ा यहाँ बना है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मेन मकसद इनका ये है, ये बोलते हैं कि भाई आपने पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी, आपने इस कंपोनेंट को सिर्फ यूज करना है, आप इस कंपोनेंट के कोड को कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने के हमें दो तीन तरीके बताएं। एक ये कॉपी करा पेस्ट करा, यही बात है। ये कहते हैं कॉपी पेस्ट करने का मसला नहीं है, आप ये कमांड चला दो, मैं आपके लिए कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये टर्मिनल पे कमांड चला दो, ये आपके लिए कॉपी पेस्ट कर देगा। तो भाई ये इतना पावरफुल है कि आपके पास देखें ऐसे अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ये देखिए कितनी सारी लिस्ट है। यहाँ पे एक कंपोनेंट है आपके पास, कहाँ है? कैरोसेल भी है आपके पास, कैलेंडर भी है। एक कंपोनेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मैंने कभी यूज नहीं किया, बट वो यार बस ये मसला है, कंपोनेंट के नाम मैं भूल गया। रीसाइजेबल, प्रोग्रेस, पेजिनेशन, नेविगेशन बार, लेबल, इंपोर्ट, फॉर्म, ड्रॉअर। अच्छा, ये ड्रॉअर वाला कंपोनेंट देखो कितना अच्छा है। आप इस बटन पे क्लिक करोगे, नीचे से देखो एनिमेट होता है, ये खुल जाएगा। इसको आप जो है, मैं स्क्रीन जरा ये राइट कर दूँ, ये देखो। और इसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, मतलब इसको मूव भी कर सकता हूँ माउस से। तो मतलब इसके लिए मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो बहुत मज़े की लाइब्रेरी है और यही इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। इनका B0, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, एक AI टूल है जो कि आपके पास UI बना देगा, कंपोनेंट्स बना देगा, AI टूल। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो शेयर्ड CN वो सपोर्ट करता है। और नहीं, AI है तो ओपन सोर्स तो होगा, पैसे भी तो कमा रहे हैं ना।
वर्डसेल का ही है। ये जो शेडसीएन यूआई जो बनता है ना, ये वर्डसेल ने हायर कर लिया, जिसने लाइब्रेरी बनाई है ना, तो मतलब ये शेडसीएन यूआई और वर्डसेल के साथ लिंक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ भी रहा है प्रमोशन के लिए। तो शेडसीएन और जो है, बट जो है ये शेडसीएन ओपन सोर्स है, V0 ओपन सोर्स नहीं है। V0 तो AI टूल है, तो खैर V0 को छोड़ो। तो समझ आया शेडसीएन कितना अच्छा है। हाँ जी, का और मानव का बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अब यूज कर रही हैं, क्योंकि इसकी अच्छा बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर अपनी लाइब्रेरीज भी बना रहे हैं, शेडसीएन की प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं। मैं आता हूँ इंस्टॉलेशन पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आया डॉक्स पे, ये डॉक्स लिखा हुआ है, डॉक्स पे मैं आया। डॉक्स पे आने के बाद यहाँ इंस्टॉलेशन का एक टैब है, इंस्टॉलेशन पर आऊँगा। यहाँ पे वो बता रहे हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल से मुराद ये कि कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है शेडसीएन की जो हमने करनी होती है कॉपी पेस्ट वाले स्टेप से पहले। तो हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं? नेक्स्ट.js को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, क्या कमांड है? वो बोल रहा है भाई स्टेप 1 ये है कि आप क्या करो, एक प्रोजेक्ट बना लो। प्रोजेक्ट को बनाना है हमारे पास। फिर क्या करो, ये कमांड को चला लो आपके पास। इस कमांड को आप चला लो npx shadcn@. मैं आता हूँ टर्मिनल पे। यहाँ तो हमारे पास वो चल रहा है, क्या कहते हैं, लोकल होस्ट चल रहा है। तो मैं VS कोड वाले टर्मिनल पे आ रहा हूँ, Ctrl+J दबाता हूँ, ये मेरा टर्मिनल खुल गया। यहाँ मैं लिखता हूँ npx स्टाइल क्या रखनी है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है उसको छोड़ दो, हम सिंपल न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये नीचे वाला। ठीक है, तो कोई इतना यूजफुल नहीं है कि हम इस पर ज़्यादा टाइम लगाएं। कलर कौन सा रखना है, जो आपका बेस कलर है वो कौन सा रखना है आपके कंपोनेंट का। तो ये भी इतना काम का नहीं है, ये जो पहले सेलेक्ट हुआ था इसको ही कर लेते हैं न्यूट्रल। वुड यू लाइक टू यूज CSS वेरिएबल्स फॉर थीमिंग? अब CSS वेरिएबल CSS का टॉपिक है, बट इसको यस कर देते हैं, हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन यस कर देते हैं। अच्छा, अब ये कुछ काम करेगा आपके प्रोजेक्ट में, कुछ छेड़खानी करेगा। छेड़खानी हो जाए तो मेरा आगे काम करेगा। मैंने डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। दूसरे वाले में जो न्यूट्रल वाला कलर था, पहला वाला, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसमें चेंज नहीं किया, नाम में समझा कुछ। और CSS वेरिएबल्स इसने पूछा था, मैंने उसको भी यस कर दिया। इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट मैंने यस कर दिया कि भाई ये ऐड हो जाए हमारे पास, ताकि शेडसीएन हमारे पास सही चले। तो क्या हुआ है, शेडसीएन इनिशियलाइज हो गई हमारे पास। टर्मिनल को मैं अपने बंद कर देता हूँ। मैं अपने फोल्डर्स में आता हूँ और देखते हैं हमारे फोल्डर्स में क्या क्या चीज़ें ऐड हुई। यहाँ पे क्या चीज़ नजर आ रही है के अंदर भी, और ग्लोबल CSS के अंदर भी कुछ चेंजेस करें। अच्छा, अगर मैं components.json के अंदर आऊँ ना, तो ये आपके पास शेडसीएन की कुछ सेटिंग्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो। जैसे बेस कलर हमने न्यूट्रल सेलेक्ट किया था ना, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। CSS वेरिएबल अगर मैं अब नहीं चाह रहा यूज करना तो इसे फॉल्स कर सकता हूँ। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं मोस्टली चेंज नहीं करूँगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो शेडसीएन कॉन्फ़िगर हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हम शेडसीएन को यूज कर सकते हैं। तो क्या किया अभी तक? कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कमांड चलाइए। और उसने 3 सवाल पूछे थे, 3 सवालों के जवाब दिए, बस। अच्छा, अब ये बटन की इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिखी है। कहा भाई कि भाई आपको इतना अच्छा बटन चाहिए जिसकी स्टाइलिंग पहले से हुई हो, तो आप क्या करो, अपने टर्मिनल में ये कमांड चलाओ। इंस्टॉलेशन के बाद ये कमांड चलाओगे तो ये क्या करती है कमांड,
बटन का कोड आपके प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर दीजिए खुद ही। तो अब देखिएगा ये कैसे वर्क करता है। फोल्डर के अंदर button.tsxb पहले नहीं थी, अभी इसने ऐड करी है। इसको अगर मैं खोलूंगा तो आप देखो शेड सीएन का जो बटन था उसकी जितनी भी कोडिंग थी वो सारी इसने आपके लिए कॉपी पेस्ट कर दी है। अगर ये कोड समझ आ जाए तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते, लेकिन हम इसको अभी कस्टमाइज नहीं कर रहे, हम इसको यूज करना सीखेंगे। इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखा हुआ है भाई, ऐसा क्या इन्होंने खिचड़ी पकाई है, तो वो देखते हैं। अब्दुल समद, फहद मेमन, क्यों उसकी वजह है अभी पता चलेगी। तो मैंने अपना बटन बनाना सीख लिया ताकि हमें कंपोनेंट्स बनाना आते हो, प्रॉप्स के बारे में पता हो। अब हम शेड सीएन का बटन यूज करके देखते हैं कि उसमें क्या खास बात है। तो ये वाला मैं बटन हटा देता हूँ। अब शेड सीएन वाला बटन जो है मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट बटन, बट इस बार मैं इंपोर्ट करूंगा कंपोनेंट्स के फोल्डर में UI का फोल्डर है, उसके अंदर जो बटन है वो। अच्छा, इसको इंपोर्ट ऐसे करना होगा, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हुआ ना, इंपोर्ट कर ली ब्रैकेट के साथ करना होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इस बटन को सिंपल यहाँ पे जैसे मैंने कॉल किया था पहले वैसे लिख दूंगा, बट इस तरह से करूँगा। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होंगे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। सेव करते हैं, देखते हैं भाई बटन आया नहीं आया। आगे कॉन्टैक्ट अस का बटन आ गया, जो कि मैंने शेड सीएन का यूज किया है। अच्छा, इसको यूज कैसे करता है वो शेड सीएन ने बताया हुआ भी है। यूजेज यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई आप इस तरह से यूज कर सकते हो, तो वो याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं। अब इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीजें इसमें, बट यूजेज गाइड भी दी हुई है। फहद मेमन स्टेज की तरफ आ जाए। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब आपकी वेबसाइट जैसे बड़ी स्क्रीन पे ये वाली वेबसाइट ऐसी है, अगर मैं थोड़ी छोटी स्क्रीन पे जाऊं तो आप देखेगा क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको टैबलेट पे खोला, यूआई चेंज हो गया क्योंकि भाई जगह खत्म हो गई ना, तो उसने क्या किया, डिस्कॉर्ड जिन्होंने बनाया उन्होंने इसको रिस्पॉन्सिव किया, मतलब मोबाइल टैबलेट वाली स्क्रीन पे स्क्रीन खराब ना हो इसलिए इन्होंने यूआई चेंज कर दिया, तो ये रिस्पॉन्सिव है। अगर ये नहीं करते ना तो बटन लोगों के ऊपर आ जाते तो खराब हो जाता यूआई। हाँ, तो भाई और छोटी स्क्रीन के हिसाब से देखें, सारे बटन ये दोनों बराबर बराबर में थे, अब ऊपर नीचे हो गए क्योंकि जगह खत्म हो गई। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव बटन। रिस्पॉन्सिव के अंदर ब्रेक पॉइंट्स क्या होता है, ब्रेक पॉइंट्स स्मॉल एक्सेल और थोड़ी आसान अल्फाजों में हम इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन के अंदर टेलविंड में कुछ क्लासेस है रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपके पास ब्रेक पॉइंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की स्क्रीन इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है ये हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 600 पिक्सेल्स। इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट ये मैंने कर दी 600 पिक्सल। इतनी जो स्क्रीन होगी ना, जब मैं इतनी बड़ी डिवाइस पे खोलूंगा तो वो मोबाइल की स्क्रीन, तो ये हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट हो गया। अगर मोबाइल का जो है साइज होता है फॉर एग्जांपल 600 होता नहीं है, इससे ज़्यादा ही होता है। टैबलेट वाली स्क्रीन के अंदर आपका फॉर एग्जांपल साइज 700 पिक्सल है, तो ये हमारे पास एक क्या हुआ है, और ब्रेक पॉइंट 750 पिक्सल्स।
इसी तरह से डेस्कटॉप वाली जो स्क्रीन होगी उसका ब्रेक पॉइंट यहाँ पर होगा, जो कि आपके पास टोटल होगा ये 1200 पिक्सल्स। तो ये हमारी स्क्रीन के अंदर ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है डिस्कॉर्ड के अंदर जब मैंने स्क्रीन छोटी करी, टैबलेट वाली स्क्रीन पे जब मैं आया था तो क्या हुआ था, एक ब्रेक पॉइंट हिट हुआ था। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी 1200 पिक्सल्स की स्क्रीन है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर आया तो ये एक ब्रेक पॉइंट आ गया यहाँ पर। इस स्क्रीन छोटी जब मैं करूँगा तो एक ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग को चेंज कर देते हैं। इसी तरह से जब मैं बहुत छोटी स्क्रीन पे जाऊंगा तो उसके लिए भी एक ब्रेक पॉइंट आएगा जिसकी स्टाइलिंग मैं चेंज करूंगा। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। बट रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपके पास होते हैं ब्रेक पॉइंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में समझाया। तो 600 के मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो, मेरा जो 750 पिक्सल्स इतनी बड़ी स्क्रीन के अंदर मेरे पास बाय डिफॉल्ट है तो डेस्कटॉप वाली स्क्रीन खुली है ना। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। लेकिन टेलमेंट जो अप्रोच यूज करता है ना, टेलमेंट कहता है पहले मोबाइल की कर लो, फिर टैबलेट की करो, फिर इसकी करो, क्या कहते हैं, डेस्कटॉप की। अच्छा, बाबू की आवाज कहाँ से आ रही है? तो जी गर्ल्स में से अब्दुल मुईज, असगर अली, मोहम्मद शीजान। टेलमेंट ने कुछ ब्रेक पॉइंट्स पहले से सेट करे हुए हैं। एक स्मॉल स्क्रीन के लिए 640 पिक्सल, इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, बट अभी फिलहाल नहीं कर रहे। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। LG XL 2XL की है, मतलब डेस्कटॉप से ऊपर वाली स्क्रीन। तो इन ब्रेक पॉइंट्स को हम डिफाइन नहीं करते, हम इसी के ब्रेक पॉइंट्स यूज करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये बटन वाली चीज़ हमने पढ़ ली है तो उसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ H1 के अंदर मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड, सिंपल टेक्स्ट के साथ हम करेंगे। मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि भाई छोटी स्क्रीन पे मेरा हेलो वर्ल्ड कैसा दिखना चाहिए और बड़ी स्क्रीन पे कैसा दिखना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिव चेक करने का ब्राउजर में फीचर है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो टॉप राइट पे, आप लोगों के राइट पे टॉप पे वो टॉगल बटन आ रहा है, वहाँ से इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इसको चेक कर सकते हो इस तरह से छोटा बड़ा करके। तो मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में जो है ना, मेरा कलर जो है वो क्या है, रेड। मीडियम पे आऊँ तो ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए, जब बड़ी स्क्रीन पे आऊँ तो ब्लू हो जाएगा। तो हर स्क्रीन के लिहाज से मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिख दूंगा मोबाइल की स्क्रीन के लिए कौन सा कलर होना चाहिए। स्टार्टिंग कलर है जो कि 0 पिक्सल से स्टार्ट होगा, सबसे छोटी स्क्रीन से स्टार्ट होगा। देखते हैं, रेड कलर हो गया, रेड कलर हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं स्मॉल स्क्रीन पे पहुँचूँ, स्मॉल स्क्रीन वाले ब्रेक पॉइंट में पहुँचूँ, यहाँ पे जब पहुँचूँ, इसके आगे से मेरा जो कलर है वो हो जाए क्या, ग्रीन। तो कुछ इस तरह से चाह रहा हूँ। हायर स्पेस दिए, कॉलर लगाया है मैंने, कॉलर के बाद मैं लिखूंगा टेक्स्ट ग्रीन 400। तो यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा है कि हमारे पास छोटी स्क्रीन के लिए रेड कलर था, SM वाली स्क्रीन से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ये लिखा हुआ कि SM से जब जैसे ही हम